Good morning, students. Beta, I hope you all are well at your home. And let's begin our lecture. Okay. So this is your lecture number 20. Okay. And please mention date. It's 8th of May. ठीक है ना? In our last section, we covered transport across plasma membrane. ठीक है? We discussed about transport across plasma membrane, and in that case we studied about different types of proteins, carrier proteins. ठीक है? Active transport, passive transport. वहाँ पे एक टॉपिक आपका बच गया था ऑस्मोसिस का. I want to explain that topic in very detail. That's why I never completed that time. ठीक है? But today we will complete it. Okay? So let's begin. Okay? Beta, in our previous section, what we discussed about active and passive transport. ठीक है ना? एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या पढ़ा आप लोगों ने? आपने पढ़ा कि द ट्रांसपोर्ट विच इज अ लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है? विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. ठीक है? बिना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के जो पैसिवली लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसे हमने क्या नाम दिया? पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपने फिर अलग अलग टाइप्स की, ठीक है, अलग अलग टाइप्स में आपने पढ़ा. डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा. ठीक है? डिफ्यूजन नॉर्मल है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है? वही हमने पढ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सर्टेन टाइप ऑफ कैरियर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट डिफ्यूजन. ठीक है? उसी की ही एक टाइप ऑस्मोसिस है. ऑस्मोसिस का हम बाद में कवर करेंगे, पहले ये बल्क ट्रांसपोर्ट का टॉपिक कवर कर लेते हैं. ठीक है? तो देखो हमने अपने लास्ट सेक्शन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पढ़ा जिसे हम अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है? और एनर्जी अपटेक रहता है वहां पे. ठीक है? जहां पे हमने पंप्स के बारे में बात की, आयन चैनल्स के बारे में बात की. ठीक है? तो देखो इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे. आपका आगे जब फिजियोलॉजी चलेगी, ह्यूमन फिजियोलॉजी है या फिर प्लांट फिजियोलॉजी, वहां पे और डिटेल से हो जाएगा. ठीक है ना? अभी जस्ट बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की. तो देखिए एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि द मॉलिक्यूल इज क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है? ऐसा भी मॉलिक्यूल है दैट इज क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है? इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसिव सब्सटेंस. मैसिव यानी एक साथ बहुत सारे सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे? बल्क ट्रांसपोर्ट. और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पायर्स नहीं किया जाएगा. द मॉलिक्यूल इज नॉट पायर्सिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है? इन स्पाइट ऑफ दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन आइदर शो इनफोल्डिंग्स और आउटफोल्डिंग्स. ठीक है ना? इन्वेजिनेशन और इवेजिनेशन शो करती है. तो देखो बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर बेसिकली बल्क का मतलब एक साथ ग्रुप में बहुत ज्यादा. ठीक है? तो देखो यहाँ पे हम दो टाइप के ट्रांसपोर्ट डिस्कस करते हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. एंडो मीन्स इनसाइड, साइटो वर्ड फॉर सेल. ठीक है? तो एंडोसाइटोसिस व्हेनेवर सेल इज टेकिंग इनसाइड एनीथिंग. जब सेल कोई भी चीज अपने अंदर लेके जा रही है तो उसको क्या कहेंगे हम? एंडोसाइटोसिस. दिस इज इनटेक बाय सेल. ठीक है ना? इनटेक बाय सेल यानी सेल ने अपने अंदर कुछ लिया, उसको क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस. और एक्सो मतलब बाहर निकालना, सेल अपने अंदर से कुछ बाहर निकाल रही है. ठीक है ना? दैट इज एक्सपेलिंग आउट समथिंग. तो इसी को इफेगी भी कहा जाता है, इसी को सेल वॉमिटिंग भी कहा जाता है. अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम डिटेल से. ठीक है? तो देखो सबसे पहले एंडोसाइटोसिस के अंदर हम फिर से दो टाइप पढ़ते हैं, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस. Whenever cell is taking solid substance, ठीक है ना? Cell is taking solid substance. ठीक है ना? Intake of solid substance, intake of solid particles कह सकते हो आप, solid food कह सकते हो. ठीक है ना? तो उस टाइप की एंडोसाइटोसिस को क्या कहा जाएगा? फेगोसाइटोसिस. ठीक है? अब एक बार समझते हैं प्रोसेस में इसको. इसकी ये जो टर्म है एंडोसाइटोसिस दैट वाज गिवन बाय मैकनिकॉफ. ठीक है ना? और किस तरीके से होता है देखो, मान लो जैसे आपने पढ़ा है न्यूट्रिशन इन अमीबा, पढ़ा है ना, उसी टाइप से है. देखो मान लो सपोज करो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है.
ठीक है, दिस वन इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके नजदीक कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, या तो इसके चारों तरफ अपनी इवेजिनेशंस बना लेगा, अपनी आउटग्रोथ बना लेगा, या क्या करेगा, खुद फोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो जनरली क्या होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके चारों तरफ ऐसे इसके चारों तरफ क्या हो गई है, फोल्ड हो गई, इसने इवेजिनेशन शो की है। ये आपका फूड पार्टिकल है, ठीक है, और इस तरीके से अपनी आउटग्रोथ शो कर दी। जनरली हम क्या बोलते हैं इस टाइप की आउटग्रोथ को, सूडोपोडिया बोलते हो, ठीक है, इस तरीके से। और अल्टीमेटली क्या होगा कि ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये यहाँ से ऐसे ग्रो करते करते ये दोनों ऐसे मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक वेसिकल बनेगा और उसमें एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसके अंदर फूड पार्टिकल आ जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज सेल के अंदर, ठीक है। और ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल। आगे चल के लाइसोसोम के साथ फ्यूज होगा, फैगोसोम की फॉर्मेशन हो जाएगी और अल्टीमेटली जो है फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जनरली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर बेसिकली कोई पर्टिकुलर फूड इनटेक के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता, तो वो कुछ इस टाइप से न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसके अलावा हमारी जो WBCs है, ठीक है, हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो क्या करती हैं, वो इसी तरीके से अपना फूड ऑब्टेन करती है, या फिर उन्हें किलिंग प्रोसेस करना है, किसी पर्टिकुलर ऐसे सेल को डिस्ट्रॉय करना है जो हमारे लिए या तो हमारी बॉडी का नहीं है या फिर हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक है ना। तो एज अ डिफेंस सिस्टम हमारी जो WBCs होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम वो कौन से प्रोसेस शो करती है, फेगोसाइटोसिस शो करती है। हमारी जो मैक्रोफेजेस होती है, WBC की ही टाइप होती है मैक्रोफेजेस, ठीक है, वो भी क्या शो करती है, वो भी इसी तरीके से फेगोसाइटोसिस शो करती है। तो फेगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, सेल इज टेकिंग सम सॉलिड सब्सटेंस बाय इवेजिनेशंस, ठीक है। अच्छा, पिनोसाइटोसिस में क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ तो सॉलिड इंटेक था, यहाँ पे क्या है, लिक्विड पार्टिकल्स का इंटेक होगा, ठीक है ना। लिक्विड पार्टिकल्स के इंटेक में क्या है, मान लो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे पास में कोई लिक्विड चीज है ऐसे करके, ठीक है, कुछ लिक्विड कंटेंट है एंड सेल हैज टू टेक दैट पर्टिकुलर लिक्विड केमिकल, बेसिकली केमिकल की ही हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये इस तरीके से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से फोल्डिंग शो करेगी, ठीक है, और ये लिक्विड केमिकल इसके अंदर की तरफ इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये फिर इस तरीके का वेसिकल बन जाएगा और इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, ये आपका जो भी मटेरियल है दैट सेल हैव टू टेक, ठीक है ना, हैव टू टेक, वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये है सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, फैगोसाइटोसिस यानी कि सेल ईटिंग और पिनोसाइटोसिस यानी कि सेल ड्रिंकिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे करवाने के लिए, बट डोंट जस्ट गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग योर सिलेबस, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप जाओगे तो कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। जितना आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है उतना सफिशिएंट है, जो करवा रहे हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये मत सोचना जितना आपको दिया हुआ है उतना, जितना यहाँ करवाया जा रहा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कैविली मीडिएटेड भी होते हैं, रिसेप्टर मीडिएटेड भी होते हैं, ठीक है ना, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेल वॉमिटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, सेल वॉमिटिंग में क्या है, मान लो ये आपकी कोई सेल थी, ठीक है, और सेल के अंदर क्या है, कोई एक ऐसा वैक्यूल है, कोई ऐसा यूं कहिए कुछ ऐसा वैक्यूल मैंने कहा पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो सेल कुछ ऐसे वैक्यूल है यहाँ पे जिसमें अनवांटेड वेस्ट भरा हुआ, जैसे तुमने पढ़ा होगा एमीबा के अंदर ये जो अनवांटेड वेस्ट रह जाता है फूड वैक्यूल से फूड एब्जॉर्ब होने के बाद, ये वैक्यूल क्या कहलाएगा, वैक्यूल विद अनवांटेड वेस्ट, रेजिडुअल वैक्यूल है, ठीक है ना, रेजिडुअल वैक्यूल। धीरे धीरे ये मूव करेगा और ये कहां तक पहुंच जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। इट विल फ्यूज विद दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है। ये यहाँ से रप्चर होगी और रप्चर होने के बाद, ठीक है, रप्चर इन द सेंस यहाँ से थोड़ी सी जो है स्प्लिट होगी, ठीक है ना, कंप्लीट नहीं, थोड़ी सी स्प्लिट होगी, जहां से ये जितना भी अनवांटेड वेस्ट है दैट गेट एक्सपेल्ड आउट और अल्टीमेटली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही हिस्सा है, ऐसे करके अल्टीमेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी यहाँ से,
समझ में आया? ठीक है ना? ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, देखो जो वेसिकल्स बन रहे हैं, वेसिकल्स की जो मेम्ब्रेन बन रही है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही तो बन रही है। और जब वेसिकल्स फ्यूज हो रहे हैं और जब इवेजिनेशन हो रही, मतलब कि जब इफेगी हो रही है, सेल वॉमिटिंग हो रही है, तब भी मतलब कि तब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अल्टीमेटली वापस में उसमें जाके ज्वाइन हो जाती है, होती है कि नहीं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेसिकल्स बनाती रहती है, पिंच ऑफ करती रहती है, वेसिकल्स फिर से मतलब सारा काम चलता रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती भी रहती है और टूटती भी रहती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा, इट इज अ डायनेमिक सिस्टम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक डायनेमिक सिस्टम है। तो आई थिंक नाउ इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड नाउ व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। बेटा ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप से हमें करना है, ठीक है ना? तो ऑस्मोसिस जो है उसको मैंने अलग से ही पढ़ाऊंगी आज आपको। ठीक है, एक टॉपिक और करेंगे आज हम, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद ऑस्मोसिस। तो बेटा बिफोर स्टार्टिंग ऑस्मोसिस एक चीज और देख लीजिए, प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना, देयर इज नो एंडोसाइटोसिस। व्हाई? क्योंकि देखिए वहां पे एंडोसाइटोसिस जनरली क्या प्रोसेस है कि सेल कुछ ले रहा है, जनरली फूड लेता है, ठीक है ना? तो देखो सेल क्या होते हैं, प्लांट सेल क्या होता है, जनरली अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है? तो उन्हें किसी पर्टिकुलर सेल को किल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो वहां पे एंडोसाइटोसिस एब्सेंट होती है, बट हाँ एक्सोसाइटोसिस जरूर होगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर बल्क ट्रांसपोर्ट। नाउ द न्यू टॉपिक इज ऑस्मोसिस एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और योर होम एग्जाम्स। ठीक है, यहाँ से जनरली क्वेश्चंस आपको रखे हुए मिलेंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझना है। अगर समझ गए तो बहुत ही यूं कहिए कि बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि जनरली बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आती, बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है। ठीक है, तो देखो ऑस्मोसिस क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि यहाँ पे भी मूवमेंट क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगी, पहली बात। ठीक है, इसके अलावा देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। क्लियर? ठीक है, ये तीन चीजें तो ये फॉलो करेगा, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन है। बट द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन इज दैट कि इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट जनरली किसी सॉल्यूशन में हम क्या लेते हैं, वाटर। तो आप यहाँ पे रेक्टिफाई करके और वाटर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मान लो ये हमारे पास कोई बीकर है, ठीक है, दिस वन इज बीकर, और हमने बीच में सेमी, देखो यहाँ पे ऑब्वियसली सॉल्वेंट मूव कर रहा है, तो हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, इट इज परमिएबल फॉर वाटर। ठीक है ना, इट इज कम्प्लीटली परमिएबल फॉर वाटर। ठीक है, आगे बात समझ में? तो लेकिन कुछ सिलेक्टिव सोल्यूट्स को ही पास करेगी। ठीक है ना, तो इट इज कम्प्लीटली परमिएबल फॉर वाटर, तो इसीलिए उसको क्या कहा है, सेमी परमिएबल। तो देखो ये क्या हो गई हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम बोल दिया हमने। ठीक है, अब देखो मान लो हमने यहाँ पे दो सॉल्यूशंस लिए, एक सॉल्यूशन ए लिया है, एक सॉल्यूशन बी लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने डाले शुगर के इतने से पार्टिकल्स, और यहाँ पे हमने डाले शुगर के इतने सारे पार्टिकल्स। नाउ टेल मी ऑस्मोसिस कहां से कहां होगा, ए से बी या बी से ए? देखो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन, यानी कि मूवमेंट कहां से कहां होगा, हायर से लो कंसेंट्रेशन में। तो कहां से कहां होगा, बी से ए या ए से बी? बी से ए। ठीक है, बी से ए होगा नहीं, कहां से कहां होगा, ए से बी होगा। क्योंकि देखो मैंने बार बार कहा है मूवमेंट सोलवेंट की होनी है, ना कि सोल्यूट की। आप सोल्यूट की कंसंट्रेशन को देख के आंसर मत करना, ठीक है ना, सोल्यूट की कंसंट्रेशन मत देखना, यहाँ पे सोलवेंट की कंसंट्रेशन देखनी है। अब देखो यहाँ पे मान लो ये क्या है, आपका 5% शुगर सोल्यूशन है, ठीक है, और ये आपका 10% शुगर सोल्यूशन है। ठीक है, 10% शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 10% शुगर सॉल्यूशन का मतलब हुआ 10 ग्राम शुगर, ठीक है, और इसमें 90 ग्राम वाटर। ठीक है, और यहाँ पे देखो 5% में क्या होगा, 5 ग्राम शुगर, ठीक है, और कितना
95 ग्राम आपका वाटर। तो वाटर ज्यादा कहाँ है, वाटर ज्यादा यहाँ है, ठीक है। तो मूवमेंट यानी कि ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगी, ए से बी होगी। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते क्योंकि कुछ बुक्स में डेफिनेशन क्या दी हुई है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। देखो वहां अगर यहां मैं सोलवेंट की जगह मैंने सोल्यूट कर दिया होता तो डेफिनेशन बिल्कुल अपोजिट हो जाती, होती कि नहीं होती, है ना। तो जब हम डेफिनेशन, देखो इसीलिए कह रहे हैं कि टॉप इस पार्ट को समझो। अगर सॉल्वेंट लिखा है तो यू विल राइट हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, बट अगर लिखा ऑस्मोसिस है और वहां लिख दिया सोल्यूट, तो सोल्यूट की हमेशा क्या रखनी है, लो कंसंट्रेशन से हाई, क्योंकि जहां लो कंसंट्रेशन में सोल्यूट होगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा, लेस कंसंट्रेटेड होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, और जो दूसरा क्या होगा, दूसरा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, कंसंट्रेशन वाइज पूछ ले, किस सॉल्यूशन में से किस में जाएगा, डाइल्यूट में से हमेशा कंसंट्रेटेड जाता है। तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ अगर हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो कहोगे मैडम ने अभी तो कहा था अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, बट सिर्फ सोलवेंट के रेस्पेक्ट, ठीक है। अगर आपसे कोई कह दे कि सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बताओ, अब सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में तो देखो ये सॉल्यूशन कैसा है आपका, डाइल्यूट है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन कैसा है आपका, कंसंट्रेटेड है। तो देखो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड जा रहा है, कम से ज्यादा जा रहा है, तो दिखने में क्या हुआ, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन देखी जाती है तो यू विल आंसर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन अगर सॉल्वेंट पूछा है तो फिर आपने आंख बंद करके निशान लगा दो, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सच्ची में आंख बंद करके नहीं लगाना है, ठीक है ना, आई एम जस्ट जोकिंग। मेरे कहने का मतलब आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हो, ठीक है ना, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सॉल्यूशन। इस चीज को ध्यान में रखना, पेपर में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा है। हो सकता है आपको सॉल्यूशन देके रखें और उसके हिसाब से पूछे, हो सकता है कि आपको किसी भी वे में देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ऑस्मोसिस। अब देखो ऑस्मोसिस के बेस पे हमारा सेल जो है बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स क्यों करता है, सेल क्या है, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नो डाउट वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, सेमी परमिएबल नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसमें वाटर मूवमेंट तो हो रही है, तो सेमी परमिएबल बिहेवियर उसमें आता है, ठीक है ना। इसीलिए अब सेल ऐसा तो है नहीं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है और वो अकेले ही रहेगा हमेशा। सेल के आसपास क्या है, टिश्यू फ्लूइड भी है कि नहीं, सेल के अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म भी है। तो इसका मतलब सेल के दोनों तरफ क्या है, सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेल को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, सेल के साइज को इफेक्ट करती है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, टोनिसिटी ऑफ सेल, यानी कि ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सेल की साइज को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो तीन टाइप के, आपने नो डाउट 9th क्लास में पढ़ा है, तीन टाइप के क्या होते हैं आपके पास, सॉल्यूशंस होते हैं, ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच्चे जनरली क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि हाइपर कौन सा है, हाइपो कौन सा है। देखो आइसो मतलब सेम, और टोनिक वर्ड लिखा है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बेस पे, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, मान लो ये आपका जो है वही सेम हमने भी कर लिया, इसमें आपने अपना कोई भी सेल रख दिया, ठीक है, चाहे प्लांट सेल चाहे एनिमल सेल कुछ भी रख दो, ये सेल रख दिया और अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिया। तो देखो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेल के साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन के बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है, ठीक है, आइसो मतलब सेम, ठीक है। वही सोल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में है, वही सेम डिट्टो जो है आपकी सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन है सोल्यूट और सोलवेंट की। तो इज देयर एनी मूवमेंट ऑफ सोलवेंट और सोल्यूट, क्या किसी चीज की मूवमेंट होगी, जब दोनों साइड सब कुछ बराबर है, नो डाउट वहां पे कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नो नेट मूवमेंट, सोलवेंट का कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा, कोई ऑस्मोसिस नहीं होगी,
ठीक है। और तीसरी बात, सेल साइज क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। किसमें, आइसोटोनिक में। क्लियर, ठीक है। अब हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब होता है कम और टोनिक यानी कि सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, मान लो ये क्या है हमारा पर्टिकुलर बीकर, सेम ये हमारी सेल हो गई, ठीक है, और ये हो गया इस तरीके से, ऐसे करके। तो टोनिक मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्या है, देखो यहाँ पे क्या है आपका, सॉल्यूशन में क्या है आपका, सोल्यूट तो क्या है, कम है, लेकिन सोलवेंट क्या है, ज्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के रिस्पेक्ट में। सेल के साइटोप्लाज्म में कंडीशन क्या है, सोल्यूट तो क्या है, ज्यादा, लेकिन जो वाटर कंटेंट है वो है कम। तो आपको देखना है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूशन में सोल्यूट कम है तभी तो हाइपो है। हाइपो मतलब कम, टोनिक मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो हाइपोटोनिक मतलब सॉल्यूशन में सेल के साइटोप्लाज्म के रिस्पेक्ट में सोल्यूट कम है, यानी कि वाटर ज्यादा है। वाटर ज्यादा है तो ऑब्वियसली वाटर क्या करेगा, इट विल शो एंडोऑस्मोसिस। क्या शो करेगा, एंडोऑस्मोसिस शो करेगा। एंडोऑस्मोसिस का मतलब वाटर विल एंटर इनटू दी सेल। धीरे धीरे क्या होगा, सेल का साइज बड़ा हो जाएगा, सेल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा, सेल फूल जाएगा, सेल विल स्वेल अप, ठीक है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन व्हेनेवर यहां से मूवमेंट क्या होगी, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है, एंडोऑस्मोसिस होगी। इसके अलावा सेल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सेल क्या कर जाएगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। और ध्यान रखना, अगर प्लांट सेल है, ठीक है, तब तो वो कंप्लीटली स्वेल अप हो जाएगी, बट अगर वो एनिमल सेल है तो इट मे ऑल्सो ब्रस्ट, बिकॉज उसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं है। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तीसरे टाइप का जो सॉल्यूशन है हमारा, दैट इज योर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये बिल्कुल अपोजिट कंडीशन हो गई, ठीक है। मान लो ऐसा सॉल्यूशन, ये आपकी कोई पर्टिकुलर बीकर है, बीकर में आपका सेल है, ठीक है। अब की बार कंडीशन बिल्कुल अपोजिट, हाइपरटोनिक यानी कि सॉल्यूशन में सोल्यूट क्या है, ज्यादा है, और सोलवेंट क्या है, पानी क्या है, यहाँ पे वाटर इज लेस विद रेस्पेक्ट टू साइटोप्लाज्म ऑफ दी सेल। यहाँ क्या है आपका, सोलवेंट ज्यादा है, सोल्यूट क्या है, कम है। ऑब्वियसली सोलवेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, जहां ज्यादा है वहां से बाहर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस, क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस। और जब वाटर बाहर आ रहा है तो ऑब्वियसली सेल का साइज क्या हो जाएगा, सेल विल श्रिंक, सेल क्या करेगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, और सेल का साइज सिकुड़ जाएगा, सेल छोटा हो जाएगा, ठीक है, सेल साइज डिक्रीज। क्लियर। तो ये हमने 3 टाइप के सॉल्यूशंस पढ़े, ठीक है ना, जिसको हम टोनिसिटी ऑफ सेल भी कहते हैं। और ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपसे कोई पूछ ले कि प्लांट सेल को हाइपोटोनिक में रख दिया तो क्या होगा, हाइपरटोनिक में रखा तो क्या होगा, ठीक है, समझ में आया। तो देखो ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए अब आपके माइंड में कि आइसोटोनिक किसे कहते हैं, हाइपोटोनिक किसे कहते हैं, हाइपरटोनिक किसे कहते हैं। क्लियर। अब कंपटीशन विंडो, ठीक है ना, कंपटीशन विंडो में देखो हमें कुछ टर्म्स पढ़नी है जहां से जनरली क्वेश्चन आता है, और यू मस्ट लर्न दीज पॉइंट्स। देखो पहला हमने पढ़ा है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या होता है, मान लो ये आपका पर्टिकुलर बीकर है, ठीक है, और बीकर में हमने क्या लिया है, आपका कोई प्लांट सेल लिया है। प्लांट सेल ही लेना है, एनिमल सेल नहीं लेना है। क्यों लेना है वो अभी आपको समझाते हैं। ये प्लांट सेल ले लिया, ठीक है, और ये प्लांट सेल की क्या है बेटा, सेल वॉल है। दिस इज सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, ठीक है, दिस इज सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। और इसके सेल वॉल के अंदर क्या है, प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट का मतलब हमने बताया था कि जितना भी लिविंग लिक्विड कंटेंट होता है, और लिक्विड कंटेंट में ध्यान रखना सेल मेम्ब्रेन भी आती है। प्रोटोप्लास्ट टर्म बोला था मैंने कहा एक तो होता है प्रोटोप्लाज्म और एक होता है प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल विदाउट सेल वॉल।
सेल विदाउट सेल वॉल, उसको क्या कहा था, प्रोटोप्लास्ट, जिसमें सेल मेम्ब्रेन भी आती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लास्ट कुछ ऐसे होगा, है कि नहीं, ये न्यूक्लियस बना देते हैं और ये साइटोप्लाज्म बना देते हैं, तो दिस इज प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या है आपका सेल है, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, और ये आपका सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, तो और न्यूक्लियस भी हो गया, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस भी हो गया, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म भी हो गया, सभी को मिला के हमने क्या कहा, प्रोटोप्लास्ट कहा, सभी को क्या कहा, प्रोटोप्लास्ट। और ये क्या है, सेल वॉल है, दिस वन इज सेल वॉल। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये इस प्लांट सेल को क्या कर दिया, किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। किस में रखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ऑब्वियसली क्या होगा, वाटर यहां से बाहर आएगा। ठीक है, जब वाटर यहां से बाहर आएगा तो सेल क्या करना स्टार्ट करेगा, श्रिंक करना स्टार्ट करेगा। तो क्या होगा बेटा, देखो अब सेल वॉल तो रिजिड है, सेल वॉल तो नॉन लिविंग है, डेड है, तो सेल वॉल में तो कोई चेंज आएगा नहीं। ठीक है, तो क्या होगा अल्टीमेटली, आपका जो प्लांट सेल है, जो साइज हमने बनाया था, मैं यहाँ पे बिना सॉल्यूशन के दिखा रही हूँ, आप सॉल्यूशन में बना लेना इसको। ठीक है, ये हमने ऐसे बनाया, तो ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, एंड देयर विल बी सेपरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द सेल वॉल। देखो जब ये क्वेश्चन कई बार आया है और अलग अलग डेफिनेशंस के साथ आया है। अब अलग अलग डेफिनेशन क्या है, पहले श्रिंकिंग ऑफ प्लांट सेल when it is kept in hypertonic solution is known as plasmolysis. I am again repeating, shrinking of plant cell, ठीक है, when it is kept in a hypertonic solution. But ये definition हम 9 तक ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा plant cell shrink थोड़ी कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और डीप लेके चलते हैं। That is shrinking of protoplast, ठीक है, shrinking of protoplast when a plant cell is when a plant cell is kept in a hypertonic solution. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, separation of cell wall, ठीक है ना, and the cell membrane, ठीक है, separation of cell wall and the cell membrane when a plant cell is kept in a hypertonic solution. Clear? ठीक है, तो इस तरीके से देखो बेटा, आप कैसी भी डेफिनेशन दे सकते हो, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है ना, तो आप गलत कर देंगे। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट को समझिए, प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या होता है। तो बेसिक सी बढ़िया सी डेफिनेशन क्या है, दैट इज श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ठीक है ना, व्हेन अ प्लांट सेल इज केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जनरली यहीं से क्वेश्चन आता है, बट कई बार क्वेश्चन को घुमा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रीनेशन। क्रीनेशन किसके रेस्पेक्ट में है, क्रीनेशन है एनिमल सेल के रेस्पेक्ट में। When an animal cell is kept in a hypertonic solution, it will shrink. वो shrink हो जाएगा। Shrinking of animal cell when it is kept in a hypertonic solution. समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ देखो बेटा, जब प्लांट सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक में रखेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, सेल विल स्वेल अप। ठीक है, जो सेल इतना सा था वो सेल क्या हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। और देखो यहाँ पे इसकी सेल वॉल एक्चुअल में क्या होता है, उसकी जो वैक्यूल होती है, ठीक है ना, प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, उस वैक्यूल में क्या भरना स्टार्ट हो जाता है, वाटर भरना स्टार्ट हो जाता है। और वैक्यूल फिर चारों तरफ क्या लगाता है, वाटर पे, वॉल ऑफ सेल पे प्रेशर लगाता है, ओस्मोटिक प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, टर्जर प्रेशर जिसको बोलते हैं। आगे हम करेंगे इसको प्लांट फिजियो के अंदर। ठीक है ना, तो देखो अब जब प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है ना, तो और वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, तो उसको बोलते हैं टर्जिड सेल। उसको क्या बोलोगे, टर्जिड सेल। ठीक है, तो देखो अच्छा, तो हमने देखो प्लांट सेल की 3 कंडीशन पढ़ी है। ठीक है, पढ़ाई तो 2 है, एक अभी और बता देते हैं। देखो अगर प्लांट सेल को हमने किस में रखा, हाइपोटोनिक में रखा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड का मतलब वो स्वेल कर जाएगा, इट विल स्वेल अप। ठीक है, और अगर हमने उसको हाइपरटोनिक में रखा तो वो क्या हो जाएगा, वो
जो है श्रिंक कर जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर प्लाज्मोलाइज्ड सेल को आप फटाफट या अर्जेंट में इमीडिएटली वापस से हाइपोटोनिक में रख दे तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? डीप्लाज्मोलिसिस। मतलब सेल तो क्या हो चुका है? श्रिंक हो चुका है, सेल का साइज छोटा हो चुका है। अब आपने वापस से हाइपोटोनिक में रख दिया तो सेल वापस से स्वेलअप कर जाएगा, नॉर्मल साइज में आ जाएगा। तो सेल का वापस से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से उसको इमीडिएटली अगर हम हाइपोटोनिक में रखते हैं, मतलब प्लाज्मोलिसिस का जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट, डीप्लाज्मोलिसिस। ठीक है ना? तो एक ये टर्म भी आपके माइंड में होनी चाहिए। मैंने सब कुछ मेंशन किया है आपके नोट्स में, ठीक है, फिकर नॉट, मैंने सब कुछ लिखा है। अब देखो एक टर्म और आती है, अगर सेल को हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, प्लांट सेल की बात कर रही हूँ, ध्यान रखना, एनिमल सेल की नहीं, ठीक है ना, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। तो अगर हमने आइसोटोनिक सेल में रखा तो देखो कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, सेल के अंदर कोई प्रेशर नहीं रखा है, सेल एकदम नॉर्मल कंडीशन में, रिलैक्स्ड कंडीशन में है। इस केस में उस प्लांट सेल को क्या कहेंगे? फ्लैसिड कहेंगे। क्या कहोगे? फ्लैसिड। मतलब एकदम लूज कंडीशन में, रिलैक्स्ड कंडीशन में, ना तो प्रेशर जो है श्रिंकिंग का प्रेशर है, ना ही उसमें स्वेलिंग का कोई प्रेशर है। समझ में आया? ठीक है ना, बिल्कुल एकदम लूज कंडीशन कहते हैं। और इस दौरान जनरली प्लांट क्या शो करते हैं? थोड़ी लूजनेस शो करते हैं। ठीक है ना, थोड़ी सी, जैसे एक तो होता है फिर्मनेस मतलब बिल्कुल एकदम जो है, मान लो जैसे सपोज करो ये आपका रीजन है जहां पे पानी भरता है और ये कोई प्लांट का हिस्सा है, तो जब इस हिस्से में पानी बिल्कुल फुल भरा रहेगा, ठीक है, हाई मतलब कि सेल स्वेल अप कंडीशन में रहेगी, तो ऑब्वियसली ये चीज ऐसे फिल्म रहेगी। बट यहां से पानी निकल जाएगा तो थोड़ा सा क्या आएगा? लूजनेस आ जाएगा, हल्का सा। ठीक है ना, तो ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि अगर प्लांट सेल को आपने किस में रखा है, मतलब कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा है, ठीक है ना, तो वो सेल क्या कहलाएगी? वो सेल फ्लैसिड सेल कहलाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, और थोड़ा सा लूज कंडीशन रहेगी, जो प्लांट के पार्ट्स है थोड़ा सा लूजली आपको दिखाई देगी। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये चीजें भी हम देख लो, ये डाटा है, ये आपको याद रखना है। हमारी आरबीसी, देखो हम क्यों पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, क्योंकि हम खुद सेल से बने हुए हैं और हमारी बॉडी में अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन चला जाए जो हमारे सेल के लिए हाइपो या हाइपोटोनिक, ऑब्वियसली हमारी सेल क्या हो जाएगी? डेड, वो डाई हो जाएगी, डेड हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो हमारी ह्यूमन आरबीसी के लिए, ठीक है ना, आइसोटोनिक सॉल्ट की कंसेप्ट आपको सिर्फ आइसो याद रखनी है, बाकी की भूल जाओ, बाकी तो वैसे ही दी हुई है। आइसो याद रखो, आइसो से ज्यादा हाइपर, आइसो से कम हाइपो। ठीक है ना, तो देखो आइसोटोनिक सॉल्ट की कंसेंट्रेशन 0.9% होती है, ठीक है, और शुगर की 5% होती है। अब अगर हाइपो है तो ऑब्वियसली मतलब कि एक रेंज हमने डिसाइड कर दी कि 0.9 तो आइसो है, बिल्कुल एग्जैक्टली आइसो है। थोड़ा बहुत इससे आगे पीछे होगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बीच का डाटा हमने नहीं लिखा। तो हाइपो कब होगा, मतलब बहुत ज्यादा उसमें कमी कब आ जाएगी? 0.66% है, तो दैट विल बी हाइपोटोनिक सॉल्ट की कंसेंट्रेशन, और शुगर के रेस्पेक्ट में 0.2%। ठीक है, हाइपर की बात करें तो देखो 1.9 से ज्यादा है, 1.25, 1.24 भी दिया हुआ वो भी हाइपर ही माना जाएगा। ठीक है ना, 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी दिया जाए तो वो हाइपर ही माना जाता है। समझ में आ गया? तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक यहाँ पे 10% ले लिया, तो कंसेंट्रेशन मतलब बहुत ही ज्यादा अगर आपने हाइपर में कंसेंट्रेशन सॉल्ट की और शुगर की ली है, दैट विल बी हाइपरटोनिक फॉर योर सेल्स। ठीक है, आगे बात समझ में? तो जो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है दैट इज 5% ग्लूकोज जो आपकी बॉडी में चढ़ाया जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसके साथ साथ बेटा एक चीज और ध्यान में रखना, ब्लड में हमारा जो ब्लड है अगर उसको रिंगर्स सॉल्यूशन में रख दिया जाए, ये रिंगर्स सॉल्यूशन क्या है? ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इमीडिएटली प्रिपेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द साइटोप्लाज्मिक कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सेल, ऑर्गेनिज्म की सेल के साइटोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में। अब उसके साइटोप्लाज्म में ऑब्वियसली कुछ सोर्स हैं, तो उन सोर्स को देख के सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सभी की कॉन्सेंट्रेशन देख के इमीडिएटली प्रिपेयर किया जाने वाला, मतलब सेल को देख के, सेल के साइटोप्लाज्म को देख के एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन रेडी किया जाता है। उस सॉल्यूशन को रिंगर्स सॉल्यूशन कहेंगे, और जब ब्लड को रिंगर्स सॉल्यूशन में डालेंगे दैट इज आइसोटोनिक, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर हाइपर या हाइपो में डाल दिया, रिंगर्स के अलावा किसी में डाल दिया, ठीक है ना, तो हमारी सेल क्या हो जाएगी, या तो स्वेलिंग से ब्रस्ट हो जाएगी या फिर श्रिंकिंग से डेथ हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, ये तो बात थी ऑस्मोसिस की। अब देखो, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है ना, जैसे हम बात करें अमीबा की, पैरामीशियम की, ठीक है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो बेटा क्या होता है, जैसे पैरामीशियम की हम बात करें, ऐसे करके स्लीपर शेप्ड होता है, ठीक है ना, तो आपने डायग्राम में देखा होगा कुछ इस तरीके से, आपको जो है ऐसे यहाँ पे ऐसे करके एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। वो स्ट्रक्चर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, तो जनरली जो प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनके अंदर ओस्मोटिक बैलेंस को, यानी कि ओस्मो रेगुलेशन को, इस तरीके की ओस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, ओस्मो रेगुलेशन करने के लिए, ओस्मो रेगुलेशन इज मेंटेनिंग द सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ओस्मो रेगुलेशन के लिए कौन सा ऑर्गन मिलता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलता है। हमारी बॉडी में किडनी है, पूरा ऑर्गन है, लेकिन वो तो यूनिसेलुलर है, तो कौन सा टाइप क्या मिलेगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कैसे क्या काम करता है, जब हम वैक्यूल पढ़ेंगे वहां पे आपको समझाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन होता है प्रोटोजोन्स में, लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। क्लियर है? ठीक है, अब एक टॉपिक आपका लास्ट बचा है ईसीएम का, ठीक है ना, तो लेट्स मूव ऑन विद ईसीएम। तो बेटा ईसीएम इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। क्या है ईसीएम? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि आपका ये सेल है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हमने बात की थी, जैसे मान लो फोस्फोलिपिड के ऊपर कुछ ऐसे हमने क्या लगाए थे, ग्लाइकोलिपिड्स लगाए थे, प्रोटीन्स थे, प्रोटीन्स के ऊपर हमने ऐसे कुछ ग्लाइकोलिपिड्स लगाए थे। तो एक नेटवर्क होता है, ठीक है ना, किसका नेटवर्क बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का। ग्लाइको यानी कि शुगर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन्स मतलब उसमें मतलब कि प्रोटीन से वो अटैच्ड है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है, कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड विद प्रोटीन कंटेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक हमने ग्लाइकोलिपिड्स भी पढ़े थे, फर्क है दोनों में, ठीक है ना। तो देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को हम सेल कोड भी कहते हैं। कई बार छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से, तो कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है। और देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी, यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो बेसिकली कौन से होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है एंड यू हैव टू लर्न, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ठीक है ना। कौन से होते हैं, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड का मतलब कार्बन का जो नंबर है वो 2 से 8 तक वेरी करता है, ठीक है ना, 3 to 8 कह सकते हो आप। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड। क्लियर? दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड, ठीक है ना, विद प्रोटीन। ओलिगोसेकेराइड्स कोवेलेंटली बॉन्डेड विद प्रोटीन, उनको क्या कहेंगे हम, ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। अब बेटा इसमें आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। बेसिकली 3 हमें मिलेंगे, कोलेजन, प्रोटियोग्लाइकन एंड फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है। कोलेजन जो है मोस्ट अबंडेंट होता है, वैसे भी मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। और फाइबर्स की फॉर्म में मिलेगा, जैसे इस तरीके से फाइबर्स बने हुए मिलते हैं। और ये जो फाइबर्स हैं, ठीक है ना, ये प्रोटियोग्लाइकन के नेटवर्क में प्रेजेंट होंगे, उसके नेटवर्क में एम्बेडेड मिलते हैं। क्लियर? ठीक है। प्रोटियोग्लाइकन क्या होता है, प्रोटियोग्लाइकन प्रोटीन प्लस ग्लाइकन ही है। ग्लाइकन मतलब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ही होता है, बट देखो दोनों में डिफरेंस है। ये प्रोटियोग्लाइकन इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, प्रोटियोग्लाइकन इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कुछ ज्यादा होता है, दैट इज 95% कार्बोहाइड्रेट रहेगी, 5% प्रोटीन रहेगा। तो प्रोटियोग्लाइकन्स भी मिलते हैं, ठीक है, एक नेटवर्क बना के मिलता है। बीच बीच में क्या है कि कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना, जो बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, नेम प्लेट का काम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सेल के लिए मार्कर का काम कर रहे हैं। उनके साथ कुछ प्रोटीन्स अटैच होते हैं जिनको फाइब्रोनेक्टिन कहते हैं। दे रिमेन अटैच विद रिसेप्टर प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि एक एग्जांपल है रिसेप्टर प्रोटीन का, इंटीग्रिन, ठीक है ना, ये रिसेप्टर प्रोटीन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो हमने प्रोटीन्स पढ़े थे ना, उसी में एक इंटीग्रिन नाम का प्रोटीन है, रिसेप्टर का काम कर रहा है। रिसेप्टर यानी कि किसी भी चीज
के लिए मतलब कोई बाहर से आ रहा है तो वो एक ऐसी सिग्नलिंग देगा कि मतलब जैसे मान लो कोई हार्मोन आ रहा है तो एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर होगा, तो वो हार्मोन उसी सेल पे जाके काम करेगा। ठीक है, इसके बारे में हम जब हार्मोन्स वाला पार्ट पढ़ेंगे वहां क्लियर कर देंगे। क्लियर है? तो आपको बस इतना ही करना है इसमें, ठीक है ना। तो जस्ट आपके माइंड में नॉलेज होनी चाहिए कि ईसीएम का मतलब क्या होता है, काम क्या है ईसीएम का। देखो बेटा, एक तो ये हमारे सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, इट इज जस्ट सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग द सेल शेप एंड सेल साइज। सेल की शेप, सेल की साइज, इन सब चीजों को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो एक पोस्ट मतलब कि एक ह्यूमन चलिए एक नेम स्लिप का काम कर रही है कि पर्टिकुलर ये सेल जो है ये चीज ले सकता है, ये पर्टिकुलर चीज को ले सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से किसका काम कर रहे हैं ये, नेम प्लेट कह सकते हो, मार्कर कह सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो पर्टिकुलर सेल को पहचाना कैसे जाएगा कि ये हमारे बॉडी का है या किसी और की बॉडी का है, तो हर इंडिविजुअल के अपने अलग से ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर सेल को। समझ में आ गया? सेल को आपस में जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। और आगे चल के आप पढ़ेंगे हमारी जो आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो एंटीजन का काम करते हैं। एंटीजन क्या होता है उसको हम इम्यूनिटी वाले पार्ट में पढ़ेंगे, और बेसिकली वो एंटीजन ही हमारी ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। इसको जब हम ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे वहां और डिटेल से पढ़ेंगे, बट थोड़ा बहुत आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं, ठीक है, वो हमारे ह्यूमन आरबीसी के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो एंटीजन का काम करते हैं, जिनके बेस पे फिर हमारे क्या है, ब्लड ग्रुप होते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे देखो, ये चैप्टर इसीलिए मैंने चूज किया था क्योंकि ये चैप्टर पूरी बायो को लिंक करता है, ठीक है ना, इसीलिए ये चैप्टर हमने लिया। और काफी लेंथी चैप्टर है क्योंकि ये बहुत कुछ चीजें, कंसेप्ट जो है आपके क्लियर करेगा शुरू से ही, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वन।